हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का, चैप्टर 5, दैट इज प्रिंट कल्चर। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो भी दुनिया को बदलते हुए देखे हैं, जिस तरीके से आज प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो न्यूज़पेपर अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल हैं, कई सारे इमेजेस अवेलेबल हैं, जिसको हम लोग ना सिर्फ देखते हैं, पढ़ते हैं, रेदर देन वी आल्सो इंटरप्रेट, उनका एक मीनिंग भी हम लोग सही तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हुआ था प्रिंट कल्चर से। मतलब प्रिंट एक ऐसा, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जब इवॉल्व हुआ हमारे सोसाइटी में, तो ये आज प्रेजेंट सिविलाइजेशन का एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो। जैसे आज हम लोग अवेयर है अच्छे से न्यूज़पेपर वगैरह के बारे में, पहले ऐसा नहीं था। बिफोर दैट, बिफोर इसके पहले क्या होता था? ऐसा नहीं था कि पहले बुक नहीं होता था, पहले भी बुक हुआ करते थे। बिफोर इसके पहले भी बुक हुआ करते थे, बट वो हैंड रिटन होते थे। क्या होते थे? हैंड रिटन। इसको आप बोल सकते हो मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू मतलब हैंड स्क्रिप्ट, हैंड रिटन हुआ करते थे। और इसको पढ़ने का, समझने का सिर्फ कुछ ही लोगों को आजादी था। मींस दिस इज लिमिटेड टू फ्यू पीपल, कुछ ही लोगों को आजादी था इसको पढ़ने का। बट जब प्रिंट टेक्नोलॉजी आया, जिसके कारण अवेलेबिलिटी ऑफ, मतलब सप्लाई इतना ज्यादा बढ़ गया था कि आसानी से, इजी तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है बुक को एक्सेस कर सकता था। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी ने क्या किया? एक्सेस को इजी कर दिया। लोग इजी वे से बुक्स वगैरह खरीद सकते थे। और यही चीज जो है कहीं ना कहीं सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स हमारे मॉडर्न वर्ल्ड का एक तरह से ये फाउंडेशन था। दैट इज द रीजन हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि प्रिंट कल्चर इवॉल्व कैसे हुआ, क्या इसकी हिस्ट्री है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये हमें हेल्प करेगा कि किस तरीके से हमारा सोसाइटी इवॉल्व हुआ। तो सबसे पहला चीज यही है कि द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, ऐसा माना जाता है कि जब बात करते हैं हम लोग प्रिंट टेक्नोलॉजी, इट स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट एशिया। तो अगर मैं मान लीजिए एशिया का, ठीक है, एक फिगर बना देता हूं। इंडिया कैसे गड़बड़ हो सकता है भाई? ऐसा माना जाता है कि प्रिंट टेक्नोलॉजी जो स्टार्ट हुआ वो हुआ था चाइना से। चाइना कह लो, चाइना मेजर रोल था। चाइना, जापान और कोरिया। साउथ कोरिया नहीं, कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया नहीं, मतलब कोरिया से। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया तो बाद में बना था। तो चाइना, जापान और कोरिया से ही जो है इस टेक्नोलॉजी का स्टार्ट हुआ। स्पेशली कहा जाता है कि ये सारा चीज स्टार्ट हुआ था चाइना से। देखो, चाइना एक ऐसा कंट्री था, सिविलाइजेशनल तो बहुत स्ट्रॉन्ग, नो डाउट। जैसे एक इंडिया हमारा सिविलाइजेशनल कंट्री है, वैसे ही चाइना भी एक सिविलाइजेशनल कंट्री है। और चाइना में पेपर को लेकर लोगों को अवेयरनेस था। पेपर को बनाना लगभग 100 सी से, सी मतलब सिरकाहेरा, है ना, लगभग 100 सी से इनको पेपर के बारे में अवेयरनेस था। लगभग इसके 500 साल, यानी कि आप ये बोल सकते हो ये फर्स्ट सेंचुरी था, फर्स्ट सेंचुरी कह सकते हो।
इसके लगभग 500 साल, समवेयर 594 एडी, एडी का मतलब वही सीई, ठीक है, सी सिरका एरा, मतलब आप मान सकते हो 6 से 7th सेंचुरी, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं ना कि ईयर एग्जैक्ट यही हो, जो आपके बुक में दिया हुआ है वही बता रहा हूं। इस ईयर में जो है यहां पे प्रिंटिंग मेथड डेवलप हुआ, प्रिंटिंग मेथड, और वो था क्या, दे यूज्ड, प्रिंट के लिए दे यूज्ड वुडन ब्लॉक्स, वुड ब्लॉक्स कह लो, मतलब क्या है वुड ब्लॉक्स, इन पे जो है वर्ड्स, शब्द को एनग्रेव किया जाता था, ऑन विच वर्ड्स एनग्रेव किया जाता था, और इसको फिर प्रिंट किया जाता था कपड़े पे, एंड प्रिंटेड ऑन पेपर। जो इनका पेपर का अवेयरनेस था, पेपर पहले, अभी भी वही बंबू वगैरह का बनता है, पेड़ वगैरह का ही बनता है, तो पेपर पे प्रिंट करते थे, ठीक है। तो जैसे मान लो ये एक पेपर हुआ, इस पे कुछ प्रिंट किए, ठीक है। तो इसका बुक कैसे बनाते थे, इसके पीछे एक और ऐसे ही फोल्ड कर दो इसको, मतलब एक लंबा सा वैसा है, ठीक, एक लॉन्ग पेपर टाइप का है, इसको बस क्या करते थे, ऐसे फोल्ड करते जाते थे, है ना। इस तरह से इसको फोल्ड करते थे, और लास्ट में इसको जो है किसी एक, मान लीजिए वुड पे या किसी चीज पे स्टिच कर दिए, चिपका दिए, व्हाटएवर, ठीक है। तो ऐसे कई सारे पेपर्स को मर्ज करके उसको स्टिच कर, इसको बोलते थे एकॉर्डियन बुक बाइंडिंग। एकॉर्ड मतलब होता है सहमति, है ना, एकॉर्ड सहमति, हारमोनी, ये सब। तो हारमोनियम आपने एक ऐसा सुन देखा होगा, तो ये एकॉर्डियन, मीन सारे पेज को अलग, अब इसको ऐसा करके बंद करके रख देंगे, तो इस तरह से बुक बनता था। तो उस टाइम पे जो बुक बनता था बेसिकली, इस टाइम पर पैट्रोन बाय, मतलब इसको जो सपोर्ट करते थे, स्पॉन्सर ऐसे कह लो, सिंपल जो शब्द मान लो आपको अवेयर हो, स्पॉन्सर्ड बाय इंपीरियल चाइना के राजशाही के द्वारा इसको सपोर्ट किया। अब ये ऐसा क्यों था उस टाइम पर, ऐसा क्यों था शुरू में? अच्छा, प्रिंट टेक्नोलॉजी, अगर अब ऐसे भी डाउट है तो शायद अभी के टाइम में लोग मेहंदी वगैरह लगाते हैं, तो लकड़ी पे जो है एनग्रेव रहेगा, उसको कलर में ले जाके ऐसे हाथ पे चिपका देते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रिंट। तो इंपीरियल चाइना जो है इसको स्पॉन्सर करता था, क्योंकि उस टाइम पे चाइना का बहुत ही ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। इनका मतलब जो गवर्नमेंट की एक्टिविटी को संभालने वाले बहुत ही ह्यूज होता था, तो इनका रिक्रूटमेंट होता था, प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर था, जो आप कह सकते हो सिविल सर्विस अभी एग्जाम होता है ना हमारे यहाँ, तो इनका सिविल सर्विसेज का एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर था। उसी के लिए जो है बुक्स वगैरह क्या होते थे, दैट्स व्हाई बुक्स वेर प्रिंटेड। तो बुक्स को सपोर्ट कौन करता था? राजा, चाइना के किंग, चाइना का इंपीरियल, ये लोग क्या करते थे, बुक प्रिंटिंग को सपोर्ट करते थे, ठीक है, गुड। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी सर्कुलर वगैरह राजा, यानी कि नोटिस और सर्कुलर इशूड बाय चाइना, वो भी किस पे होता था? पेपर पे। तो पहले जब तक मैन्युस्क्रिप्ट होता था हाथ से लिखने का,
तो यहाँ पे कैलीग्राफी का तो बहुत ज्यादा यूज होता था, यानी कि बहुत ही स्किल्ड पर्सन चाहिए यहाँ पे जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पे एनग्रेव करना रहता था, इस वाले में वर्ड्स को एनग्रेव करना रहता था, तो यहाँ पे बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट्समैन चाहिए था। सो इट वाज ए वर्क ऑफ स्किल्ड क्राफ्टमैन, और ये बहुत ही लेंदी वर्क हुआ करता था, हैवी वर्क होता था, बहुत ही लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स वर्क कह लो। कॉम्प्लेक्स वर्क मीन्स इट रिक्वायर्स ह्यूज क्लैरिटी, बहुत जो है मतलब हाई लेवल ऑफ स्किल नीडेड। तो चाइना में हमें पता चल गया कि चाइना में अवेयरनेस था। पहले तो चाइना का ही सिनेरियो पहले समझेंगे सारा। चाइना में अवेयरनेस था, चाइना में हो भी रहा था, बुक्स वगैरह पब्लिश वगैरह ये सारी चीजें हो रही थी। फिर यहाँ पे कैसे कैसे बदलाव आए या क्या हुआ, बेसिक बातों को डिस्कस करेंगे, इसको मिटाते हैं। तो अब तक के डिस्कशन से हमें एक बात तो समझ में आ गया, चाइना वाले डिस्कशन से थोड़ा सा ही जो अभी हुआ, इसमें एक बात तो समझ, शुरुआत में जो है हैंड रिटन बुक्स हुआ करता था, उसके बाद वुड ब्लॉक के हेल्प से प्रिंटेड बुक आने लगे, लेकिन अभी भी बुक्स का नंबर ऑफ बुक्स जो है, नंबर ऑफ बुक्स अभी भी लेस थे, कम थे, जिसके कारण जो है एक्सेस ऑफ बुक नॉट टू ऑल, सबको एक्सेस नहीं था। ठीक है, सबको एक्सेस नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ, लगभग 17th से 19th सेंचुरी के बीच की बात कर रहे हैं हम लोग, कट टू दी। ठीक है, बुक का एक्सपेंशन हुआ, मतलब और भी ज्यादा बुक इतने पब्लिश हो गए थे, बुक एक्सपेंड हुआ। प्रिंटिंग कल्चर तो आ ही गया था। तो अगर देखिए ये वाला चीज चल रहा है आपका लगभग 6th सेंचुरी से, अब भी 1000 साल बाद बुक नंबर ऑफ बुक्स जो है एक्सपेंड हुए, तो इससे हुआ क्या, इसको यूज करने वालों की संख्या भी बढ़ी, है ना, डाइवर्सिफाइड हुआ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। सो धीरे धीरे जो है रीडिंग और राइटिंग का डाइवर्सिफिकेशन हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए, पहले तो ज्यादातर क्या यूज हो रहा है, पहले तो ऑफिशियल पर्पज से बुक का यूज हो रहा है ना, और उसके अलावा जो है जो स्कॉलर्स हैं, रीडर्स, वो लोग अपने यूज। अब जो है क्या होने लगा, मर्चेंट जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स भी अपने बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को नोट करने लगे, बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और कॉमन पीपल भी पढ़ने लगे। कॉमन पीपल लाइक स्टोरीज, कॉमन पीपल पढ़ रहे थे यूजुअली दे फॉर द एंजॉयमेंट, अपने एंजॉयमेंट के लिए। तो ये क्या पढ़ेंगे, जैसे कोई स्टोरीज है, पोएट्री है, ये सारी चीजें, पोएट्री। सो द पॉइंट इज, अभी तक जो बुक का एक आप कह सकते हो लिमिटेड स्पेस था, जहां पे सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होता था, अब जो है यूज ऑफ बुक डाइवर्सिफाइड कैसे, इसके थ्रू जो है, इसके थ्रू लोग इमेजिनेशन, एंटरटेनमेंट और इमोशंस को भी ट्रांसफर करने लगे। अभी तक क्या था, ऑफिशियल यूज था, अब इन सब चीजों का भी यूज होने लगा। इवन अगर एक एग्जांपल लें, जैसे जो स्कॉलर्स
स्कॉलर्स या कह लो ऑफिशियल्स की वाइफ हुआ करती थी, ऑफिशियल्स वाइफ्स स्टार्टेड टू रीडिंग एंड राइटिंग। इन लोगों ने रीडिंग और राइटिंग स्टार्ट कर दिया था। जैसे एग्जांपल के लिए ये पोएट्री लिखने लगी, है ना, पोएट्री लिखने लगी, कोई स्टोरी लिखने लगी। तो इनके लिखने पढ़ने के कारण जो है सोसाइटी में एक नया चीज आया जिसको बोलते हैं रोल ऑफ जेंडर, यानी कि जेंडर रोल केम इन द डिस्कशन ऑफ सोसाइटी में जेंडर रोल का डिस्कशन भी आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो किस तरीके से सोसाइटी बदलाव हो रहा है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी की, कि 17th से 18th सेंचुरी मींस 1600 समथिंग से 1800 समथिंग। नाउ 19th सेंचुरी में ही कई सारे मेजर बदलाव भी देखने को मिला। जैसे चाइना के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो 19th सेंचुरी यानी 1800 समथिंग सेंचुरी, 1800 समथिंग, इस टाइम पर यूरोपियन जो है अपने आउटर पोस्ट यहां पे स्टैब्लिश किए। यूरोपियन established their आउटपोस्ट, और आउटपोस्ट अपने स्टैब्लिश किए, अपने स्कूल्स वगैरह डेवलप किए। और ये कैसे पॉसिबल था? इन्होंने मैकेनिकल प्रेस के हेल्प से जो बुक का प्रिंटिंग था, यानी कि नंबर ऑफ बुक सप्लाई इंक्रीज हो गया। और देखा जाए तो चाइना का संघाई जो है एक तरह से प्रिंटिंग हब बन गया, हब ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का प्रिंटिंग हब बन गया। सो आप इसको विजुलाइज कर सकते हो कि कैसे हैंड रिटेन बुक कन्वर्ट टू दी मैकेनिकल प्रेस। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, मैकेनिकल प्रेस तक कहानी कैसे पहुंची, उसको हम लोग समझेंगे। पहले अभी जो सबसे पहले ट्रांसफर होता है बुक का टेक्नोलॉजी यानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जो सबसे पहले ट्रांसफर होता है वो जाता है चाइना से जापान। तो हम लोग जापान के बारे में समझते हैं, इसको मिटाते हैं। तो प्रिंट कल्चर जो है चाइना से जापान और कोरिया गया, जापान और कोरिया। तो जापान की अगर बात करें तो लगभग आप कह सकते हो 1768 सीई या एडी भी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको कह सकते हो 8th सेंचुरी। तो हम लोग जापान का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि जापान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 8th सेंचुरी में जो प्रिंट कल्चर था, प्रिंट का मेथड था, वो पहुंचा कहां पे? जापान में। इसको ले जाने वाले कौन थे? ब्रॉट बाई बुद्धिस्ट मिशनरीज। इवन लगभग इसके 100 साल के बाद अगर हम बात करें, लगभग 868 सीई के टाइम पे एक बुक लिखा गया ऑन बुद्धिस्ट टीचिंग दैट वाज क्या था? डायमंड सूत्रा बुक, जो 6 सीट टेक्स्ट था। ऑब्वियस बात है, वही वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए, वुड ब्लॉक सीट्स का इस्तेमाल किए, जिसपे वर्ड्स क्या होते थे? एनग्रेव्ड होते थे।
इनग्रेव्ड होते थे। बट खास बात ये था कि जापान में जो है सिर्फ इतना तक ही सीमित नहीं रहा, मीन्स सिर्फ रीडिंग तक ही सीमित नहीं रहा। इट एक्सपैंड टू, जैसे कपड़ों पे प्रिंट करना, प्रिंट ऑन ऑन क्लॉथ, या टेक्सटाइल इसका विजुअल इस्तेमाल करना, मीन्स क्रिएटिंग इमेज, जैसे कि प्लेइंग कार्ड के ऊपर, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर, और भी कई सारे विजुअल्स बनाने के लिए, आल्सो फॉर मेकिंग विजुअल आर्ट्स। तो जापान में एक तरह से जाने के बाद ये और भी ज्यादा, इसका जो यूज था और भी ज्यादा डाइवर्सिफाइड। सो हियर इट बिकम पार्ट ऑफ डेली लाइफ। तो जापान में अगर एक सिटी की बात करें, दैट इज एडो सिटी। यहां पर जो है ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स जो है प्रिंट होने लगे। एडो क्या है आज के टाइम में? टोक्यो। तो टोक्यो में मोर नंबर ऑफ बुक्स स्टार्टेड टू प्रिंट। इसके कारण जो है बुक की सप्लाई बढ़ गई, एंड दैट मेक्स, क्योंकि बुक की सप्लाई बढ़ने के कारण इट नॉट लिमिटेड टू एलिट क्लास, मतलब सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए ये बुक्स वगैरह नहीं थे। नाउ इट बिकम पार्ट ऑफ कॉमन पीपल। ये कॉमन पीपल के लिए भी हो गया, है ना। तो कॉमन पीपल किन सब चीजों के बारे में? प्रोज, पोएट्री, वुमन, ऐसे ऐसे मैटर उठाते थे। वुमेन हो गया, वुमेन का रोल, मतलब ऐसे मुद्दे पे बुक वगैरह आ रहे हैं, पोएट्री पे बुक आ रही है ना, नए नए आइडियाज आ रहे हैं, स्टोरीज आ रहे हैं, बहुत सारी चीजों पे बुक्स आने लगी। और इसी टोक्यो में कई सारे लाइब्रेरीज वगैरह भी, लाइब्रेरीज, बुक सेलर्स, ये सब भी क्या होने लगे? स्प्रेड होने लगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस चीज को देखो, चाइना में स्प्रेड कैसे हुआ बुक वगैरह के बारे में? स्प्रेड हुआ थ्रू ऑफिशियल एक्टिविटी के कारण बुक का कल्चर स्प्रेड हुआ। जापान में बुक के बारे में स्प्रेड हुआ थ्रू रिलीजन के थ्रू जो है बुक यानी रीडिंग कल्चर डेवलप हुआ। अगर हम लोग एक एग्जांपल लें यहां से टोक्यो का ही, या फिर एक कोरिया का भी एग्जांपल लेंगे, पहले टोक्यो का ले लेते हैं, पहले कोरिया का एक एग्जांपल लेते हैं। कोरिया में जो है बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड कई सारे कलेक्शन, यानी कि वुड ब्लॉक के कलेक्शन है, वुड ब्लॉक कलेक्शन, और ये कलेक्शन लगभग 80,000 है। 80,000 कलेक्शंस है। इनको बोला जाता है त्रिपिटिका कोरियाना। और इसमें है क्या? दे कंटेन्स बुद्धिस्ट टीचिंग, कंटेन बुद्धिस्ट टीचिंग। तो इसका प्रिजर्व, मतलब ये जिस तरीके से प्रिजर्व किया गया है, वैसे भी इसको 2007 में यूनेस्को का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेमोरी, यानी कि कुछ ऐसा है, मेमोरी वर्ल्ड रजिस्टर मेमोरी में इसको
मेमोरी में इंक्लूड किया गया, मीन्स इसका इंपॉर्टेंस देखते हुए। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात है 13th सेंचुरी का, ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है 13th सेंचुरी को। 13th सेंचुरी में ये हुआ था, इसको बुद्धिस्ट टीचिंग। ये एक तरह से यहाँ के प्रिंटिंग, हमारे यहाँ का मतलब ईस्ट एशिया का प्रिंट कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंट कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज द रीजन इसको वर्ल्ड लेवल पर प्रिजर्व प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, तो एक तो एग्जांपल ये हो गया इसका रिकॉग्निशन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और एग्जांपल है जो टोक्यो का है। टोक्यो में एक आर्टिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था कितागावा। टोक्यो के एक आर्टिस्ट थे, नाम था उनका कितागावा उतामारो। अगेन नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है 18th सेंचुरी के, मतलब 1753 में ये इनका बर्थ हुआ था, बॉर्न। और कहां पे, एडो में, एडो यानी कि टोक्यो में। अब इनका इंपॉर्टेंस इस डिस्कशन में इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक इलस्ट्रेटिव आर्ट बनाया था। इलस्ट्रेटिव मतलब जो दिखता है प्रिंट टाइप का, इलस्ट्रेटिव आर्ट ऑफ अर्बन कल्चर, जो अर्बन कल्चर को रिप्रेजेंट करता था, जिसमें ह्यूमन लाइफ उनकी एक्टिविटी को शो किया गया था। मतलब एक तरह से आर्टिस्ट थे ये। ठीक है, एक फ्लोटिंग वर्ल्ड को, एक बेसिकली ये क्या था, अर्बन जो कल्चर शो कर रहा था, एक फ्लोटिंग वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था। फ्लोटिंग वर्ल्ड का एक पिक्चर था जिसको बोला जाता था उकियो कुछ ऐसा ही था। क्या था, उकियो आर्टिस्ट, यानी एक ऐसे आर्टिस्ट थे जो अर्बन लाइफ या अर्बन कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे। अब इसका रोल क्या था, अब इस बुक ने जो है, इनके जो इस प्रेजेंटेशन ने यूरोपियन मॉडर्न आर्ट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। मॉडर्न आर्ट इन्फ्लुएंस, तो यूरोप का जो मॉडर्न आर्ट था वो काफी इन्फ्लुएंस हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शुरुआत में जो हमने चाइना में देखा, चाइना से फिर ये जापान और कोरिया में गया, और कैसे फिर ये यूरोप की तरफ जाएगा, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो जापान के आर्ट और आर्टिस्ट ने जो है कहीं ना कहीं यूरोप को इन्फ्लुएंस किया, और यूरोप तो वैसे भी पूरे वर्ल्ड पे राज करता था, तो पूरा वर्ल्ड फिर इन्फ्लुएंस हो गया। तो हमें यूरोप तक समझना है क्या हुआ क्या। सो यूरोप में कैसे पहुंचा। अर्लियर यूरोप और चाइना के बीच में बहुत लंबे समय से ट्रेड एग्जिस्ट करता था। और जिस रूट से ट्रेड होता था, ट्रेड बेसिकली इस रूट से होता था, रूट बना देता हूं रेड पेन से। ट्रेड जो है इस रूट से होता था। ठीक है, इस रूट से होता था। इस रूट को बोलते थे, ट्रेड का जो रूट था, रूट जो फॉलो करते थे, इसको बोलते थे सिल्क रूट। अपने इंडिया के पास से ही जाता था। और आप हिस्ट्री में जब पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा, जो उस रूट को कंट्रोल करता था वो सबसे ज्यादा अमीर भी होता था, क्योंकि वहां से ट्रेड हो रहा है तो खर्चा पानी देंगे ना, टोल वोल। खैर, तो इस टाइम पे ट्रेड हुआ करता था। 11th सेंचुरी मीन्स इस ईयर्स में 11th सेंचुरी इस ईयर्स में कुछ ये लोग यानी कि यूरोपियन गेट अवेयर अबाउट द पेपर के बारे में अवेयरनेस मिला। तो क्या इसके पहले इनके यहाँ कुछ प्रिंट वगैरह नहीं होता था? नहीं था, पहले भी। इसके पहले क्या सिचुएशन था? बिफोर इसके पहले क्या करते थे? बुक्स वगैरह जो भी प्रिंट होते थे, बुक्स
बुक्स प्रिंटेड ऑन वेलम। अब वेलम क्या होता है? बेसिकली एनिमल स्किन होता है, ये एनिमल स्किन, ठीक है। और कैसे बनाया जाता था? थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट यानी हैंड रिटन, ये होते क्या थे? मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हैंड रिटन, हैंड रिटन। और हैंड रिटन जो लिखते थे प्रोफेशनल राइटर थे, उसको बोलते थे स्क्राइब करना। तो स्क्राइबर्स होते थे प्रोफेशनल राइटर, प्रोफेशनल राइटर। तो हुआ ये, इसको होल्ड को मतलब कि इसको पढ़ता कौन था या फिर किसके पास होता था? ज्यादातर या तो रिच एरिस्टोक्रेट्स और मोनेस्ट्रीज। तो यही लोग क्या करते थे? बुक को प्रिंट कराने के काम करते थे। ये इनको जो है जॉब पे रखते थे, ये काम चलता था पहले। अब 11वीं सेंचुरी में पेपर आने के बाद स्टार्ट टू राइट ओवर पेपर। तो इन लोगों ने तो पेपर को मतलब चीप कंसीडर करके उसको तो यूज किए नहीं। दे कंसीडर मीन्स ये जो रिच लोग हैं, दे कंसीडर पेपर बुक एज चीप प्रोडक्ट। तो इसका ये तो इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन इट बिकम्स इजी फॉर कॉमन पीपल। लेकिन ये किसके लिए इजी हो गया खरीदना? कॉमन पीपल के लिए इजी हो गया। तो एक तरह से बुक का डिमांड बढ़ने लगा। बुक डिमांड इंक्रीज। अभी हम लोगों ने वुड ब्लॉक वाला मेथड लेके नहीं आए हैं। यहां पे बुक का डिमांड बढ़ने लगा, जिसके कारण जो है बुक सेलर्स क्या करने लगे? बुक सेलर्स जो है हायर करने लगे, स्टार्टेड टू हायर स्क्राइबर्स फॉर मोर प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए स्क्राइबर को हायर करने लगे। तो अभी चल भी रहा था, लेकिन अभी भी डिमांड को जो है स्टिल डिमांड वाज हाई। और वैसे भी पेपर बुक को फेमस होने का रीजन ये भी था कि जो वेलम बुक था, इसको हैंडल करना डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि इसको ले जाना, कैरी करना, पढ़ना, ये सारा चीज बड़ा टफ हो जाता था इससे। तो 1295 में 12 आगे का स्टोरी डिस्कस करते हैं। 1295 में मार्को पोलो एक पर्सन थे। मार्को पोलो इटली के, कहां के? इटली के। ही केम फ्रॉम लॉन्ग ट्रेवल ऑफ चाइना से वापस आए, और इन्होंने वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी आल्सो ब्रॉट वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग बुक प्रिंटिंग का ये मेथड लेके आए। इस तरह से बुक का प्रोडक्शन क्या होने लगा? बढ़ने लगा। 13वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम लोग, 13वीं सेंचुरी। सो बुक प्रोडक्शन इंक्रीज, बढ़ने लगा। और इसके कंजम्पशन के लिए क्या करते थे? ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कंज्यूम करें बुक को, यानी कि पढ़ें। उसके लिए बुक फेयर, पीपल स्टार्ट टू ऑर्गेनाइज बुक फेयर्स
और कुछ भी जो भी पॉसिबल होता था जिस तरीके से, तो बुक का फैलाव बढ़ता गया। दे इवन स्टार्ट टू एक्सपोर्ट बुक्स टू अदर कंट्रीज, टू अदर कंट्रीज। देखो बुक आने के कारण कई सारी चीजें आ गई, जैसे कोई बंदा अपने कुकिंग मेथड को बताना चाहता है, कुकिंग मेथड को लिखने लगा। कोई बंदा अपने लाइफ के बारे में बताना चाहता है, वो अपने लाइफ के बारे में लिखने लगा। कोई कोटिशियंस है जो कोर्ट वगैरह, यानी कि जो राजा वजा के महल में काम करते थे, वो लोग अपने आइडियाज के बारे में, तो कहीं ना कहीं आइडियाज का एक्सपेंशन होने लगा, स्प्रेड होने लगा आइडियाज। यहां तक क्लियर है। अभी जो डिमांड ऑफ बुक था, डिमांड ऑफ बुक वॉज सो हाई, बहुत हाई था। और ये वुड ब्लॉक या वुड ब्लॉक प्रिंटिंग नॉट एबल टू कोप या फुलफिल दैट डिमांड, कोप विथ दैट डिमांड, उस डिमांड को कोप यानी कि फुलफिल नहीं कर पाता था। अब यहां से एक नया ब्रेक थ्रू आता है जो पूरे सोसाइटी को चेंज कर देता है। एंड इट वॉज, एक मिनट कहां गया, सो इट वॉज इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। कब हुआ था? 1430s के आसपास जो भी था। अब इससे बुक क्या हो सकता था? मास प्रोडक्शन, मास मतलब बहुत ज्यादा, मास प्रोडक्शन पॉसिबल था। तो इसको किया किसने था? इसको किया था एक जर्मनी में एक जगह है, जर्मनी में एक जगह है स्ट्रासबर्ग। यहां पे रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम था जॉन गटेनबर्ग, इन्होंने इन्वेंट किया था प्रिंटिंग प्रेस। कब? 1430s के आसपास। अब ये क्या किए थे, कैसे किए थे, वो तो अगले क्लास में समझेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं, अब वैसे भी यूरोप क्या था, यूरोप तो जो है आगे चल के अभी 1430 हुआ है, आगे 100, अभी देखो ये हम लोग 1295, इसके 100-150 साल बाद ये इन्वेंट हुआ। अब इसके बाद जो है जब ये कॉलोनीज वगैरह बनाएंगे तो यही टेक्नोलॉजी बाहर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगेन बात यही होती है कि क्या वाकई में सबसे पहला प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो यूरोप में ही आया था? तो एक एविडेंस ये भी है कि जिग्जी ऑफ कोरिया एक तरीके से वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल सर्वाइविंग बुक, ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल बुक जो अभी तक सर्वाइव कर रहा है। इसको प्रिंट किया गया था, ऐसा माना जाता है, प्रिंट बाय मूवेबल मेटल टाइप। अभी तक क्या यूज होता था? अभी तक यूज हो रहा था ब्लॉक, वुडन ब्लॉक्स का। लेकिन कोरिया का ये चीज जो है, ये एविडेंस शो करता है कि मेटल का भी यूज करके क्या किया गया था, प्रिंट किया गया था। और ये भी माना जाता है कि ये 14th सेंचुरी में हुआ था। मीन्स अभी भी लगभग, ये देखो, ये जो हम लोग 1430 बात करें, ये 15th सेंचुरी है, इनसे तो पहले ही हुआ था ना। ये बुक बेसिकली क्या था? इट वाज अबाउट दी, ये भी जैन बुद्धिज्म के बारे में है, अबाउट जैन बुद्धिज्म, जिसके अंदर लगभग 150 मॉन्क्स के बारे में बताया गया है। मॉन्क्स के बारे में मेंशन है, जो कि मॉन्क्स कहाँ के हैं? चाइना के, इंडिया के, है ना, कोरिया के, इन सब जगह के लगभग 150 मॉन्क्स के बारे में मेंशन है। तो ये भी कहना मतलब बुरा नहीं होगा कि ये भी प्रूफ कर रहा है एक तरह से कि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं ईस्ट एशिया में ही पहले आया था, चाइना में या फिर कोरिया में, यहां पे ही पहले आया था। ठीक है, बट खैर, इससे क्या हुआ, हमारा जो प्रिंटिंग प्रेस के कारण जो बुक का प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन और फास्ट प्रोडक्शन
ज्यादा से ज्यादा नंबर में प्रोडक्शन होने लगा, तो एक तरह से लोगों के अंदर नए नए इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा बेहतर तरीके से स्प्रेड होगा। तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था गुटेनबर्ग की सारी स्टोरी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू।